हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल रिद्धिमा कॉन्सेप्ट पॉइंट। हम पिछले 2 दिन से जो है फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, द लास्ट लेसन। और द लास्ट लेसन जो है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे आज भी। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि फ्रेंच जो है उन्होंने क्या चेंज देखा। यूजुअली स्कूल में शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता था, उसकी आवाज़ बाहर गली तक सुनाई देती थी, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि स्कूल जो है वो एम हेमल का एक गार्डन था छोटा सा, उस गार्डन के अंदर एक बिल्डिंग में स्कूल लगता था उनका। तो वो इतना शोर होता था। लेकिन जिस दिन फ्रेंच स्कूल गए हैं, जब अल्सास और लॉरेन पे प्रशिया का अधिकार हो गया, उसके बाद की ये बात करें। इस चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि प्रशिया का अधिकार होने के बाद वहाँ स्कूल लाइफ में क्या चेंजेस आए। और फ्रेंच एक बच्चा जो है हमें कहानी बता रहा है कि उसने क्या अनुभव किया। तो सबसे पहला चेंज उसने ये देखा कि स्कूल जो है यूजुअली वहाँ बहुत शोर शराबा होता था, आज उतना नहीं था। दूसरा उसने ये नोटिस किया कि उनके टीचर एम हेमल जो है उन्होंने अपने अच्छे वाले संडे क्लोथ्स जो थे, जो वो प्राइज डेज और इंस्पेक्शन वाले डेज पे पहनते थे, वो कपड़े पहने हुए थे आज उन्होंने। तो उसको समझ नहीं आया, वो सोचने लगा कि आज इतना साइलेंस भी है और सर ने भी अपने जो एम हेमल ने अलग कपड़े जो थे अपने इंस्पेक्शन डेज और प्राइज डेज पे पहनते, वो वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं, वो इन बारे में सोचता है। फिर क्या होता है कि वो जब क्लास के अंदर जाके बैठता है तो वो तीसरा उसको ये वो सरप्राइज्ड होता है देख करके कि बैक बेंचेस जो कि यूजुअली खाली होती थी क्लासरूम की, उन बैक बेंचेस पे गांव के लोग बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर था और फॉर्मर मेयर था, भूतपूर्व मेयर, और उसके अलावा फॉर्मर पोस्ट मास्टर था, उस और भी कई लोग थे, गांव के वृद्ध लोग बैठे हुए थे। ये सारा उसने देखा। उसके बाद जब एम हेमल ने बोलना शुरू किया तब उसको पता चला कि वो उनका अंतिम पाठ था। बर्लिन से ऑर्डर आ चुके थे कि आपके स्कूल में जो है अब फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी। क्या सिखाई जाएगी? जर्मन सिखाई जाएगी। उससे कंटिन्यू आगे अब चैप्टर करते हैं अपना। While I was thinking of all this, फ्रेंच जो है बच्चा वो कह रहा है while I was thinking of all this, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। कौन सी चीज़ें? कि ये इतना शोर क्यों नहीं है आज, और गांव के लोग क्यों बैक बेंचेस पे बैठे हैं, सर ने अपने ऐसे कपड़े पहने, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में जब वो सोच रहा था। और सर के बारे में कि जब सर ने कहा कि उनका अंतिम पाठ है आज, तो उसको वो अचानक से सर बहुत अच्छे लगने लगे। किताबें जो उससे यूजुअली भारी लगती थी, जो बैग था स्कूल का, वो आज उसको बहुत अच्छी अपनी ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लगने लग गई। तो ये सब चीज़ें जो वो सोच रहा था, तभी क्या हुआ, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, इन सब चीज़ों के बारे में जब मैं सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना। आई हर्ड यानी मैंने सुना, मेरा नाम पुकारा गया। किसने पुकारा? एम हेमल ने पुकारा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, मेरी बारी थी रिसाइट करने की, दोहराने की। क्या दोहराने की? पार्टिसिपल्स के नियम। क्योंकि एम हेमल ने कहा था ना कि वो पार्टिसिपल्स के नियम पूछेंगे, तो सब बारी बारी बच्चे बता रहे थे। और अब किसकी टर्न आ गई थी? फ्रेंच की टर्न आई थी बताने की। What would I not have given to be able to say that dreadful? Dreadful का मतलब है भयानक। इसका सिनोनिम आप लिख सकते हो टेरिबल, और हिंदी मीनिंग इसका होगा भयानक। क्यों? क्योंकि उनके लिए भयानक क्यों थे? क्योंकि उनको नियम आते नहीं थे, इसलिए उनको वो बहुत कठिन लगते थे। रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, ऑल थ्रू का मतलब है शुरू से लेके अंत तक, है ना। शुरू से अंत तक। वेरी लाउड एंड क्लियर, वेरी लाउड यानी बहुत तेज, क्लियर यानी स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक गलती के। तो अब इस पूरा सेंटेंस का मीनिंग हम देखते हैं हिंदी में। ये कह रहे हैं कि वो भयानक रूल यानी नियम, खतरनाक भयानक नियम जो थे पार्टिसिपल के, उनको शुरू से अंत तक बहुत तेज आवाज में और बहुत स्पष्ट क्लियरली, बिना किसी गलती के सुनाने के लिए
से यानी सुनाने के लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। मतलब मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं पार्टिसिपल के नियम बहुत अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक बहुत क्लियर आवाज में स्पष्ट रूप से और लाउडली बहुत तेज आवाज में सर को सुनाऊं। तो उसके लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि हमें पता था कि इनको नियम याद नहीं थे, तो वो कहते हैं लेकिन मैं जो है शुरुआती शब्दों पर ही मिक्सड अप हो गया, उलझ गया। एंड स्टूड देयर, वहां खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरी डेस्क को पकड़े हुए खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जो है धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और डेयरिंग मतलब डेयर करना, मतलब हिम्मत करना, साहस करना। तो साहस नहीं कर पा रहा था मैं ऊपर देखने का, हिम्मत नहीं कर पा रहा था, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि मैं सर के सामने देखूं, क्योंकि ये पार्टिसिपल के नियम जो है बिल्कुल बता नहीं पाए, शुरू में ही मिक्सअप हो गया इनके। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल ने मेरे से कहा आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू। स्कॉल्ड का मीनिंग हमने देखा था पहले दिन ही, क्या था, डांट, फटकार। रिब्यूक भी आता है इसके लिए, सिनोनिम रिब्यूक लिख सकते हैं आप। तो रिब्यूक, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू। तो एम एल ने क्या कहा उनको कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, कि तुम्हें जो है बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज, देखो ये कैसे हुआ, कि मतलब ये कैसे हुआ कि तुमने नियम याद क्यों नहीं किए, इसका क्या कारण है, ये कैसे हुआ, वो आगे बता रहे हैं। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, कि हर दिन जो है हम खुद से क्या कहते हैं, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास। आई विल लर्न इट टुमारो, कल याद कर लूंगा मैं। तो हम प्रतिदिन खुद से क्या कहते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, कल पे छोड़ देते हैं चीजें याद करने को, सीखने को। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखते हो, वेयर वी हैव कम आउट, अब हम कहाँ आ गए हैं, कि जब हम कल पे छोड़ते जाते हैं कि आज नहीं, बहुत समय पड़ा है, कल करेंगे कल करेंगे, तो चीजें इकट्ठी होती जाती है। और देखो अब क्या नतीजा हुआ है उसका, कि हमें कुछ भी नहीं आ रहा है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास। आगे टीचर क्या कहते हैं हेमल, कि ये जो है बहुत बड़ी ट्रबल है, मुसीबत है, किसके साथ, विथ अल्सास, अल्सास के लोगों के साथ। अल्सास मतलब अल्सास जो जिला है उसके लोगों की ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये ट्रबल है, समस्या है। क्या समस्या है, कि वो क्या सोचते हैं कि बहुत समय पड़ा है, बाद में याद कर लेंगे और बाद में कर लेंगे कोई भी काम। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, तो वो चीजों को क्या करते हैं, लर्निंग यानी सीखने को छोड़ देते हैं, किस पे, कल पे। टुमारो यानी कल। सी किसके लिए है, अल्सास के लिए, मतलब अल्सास के लोग। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से, राइट यानी अधिकार। दोज फेलोज किसके लिए आया है, जर्मन लोग, प्रशिया के लोग, जिन्होंने उन पे अधिकार कर लिया था। तो आगे टीचर कहते हैं कि अब वो जो लोग हैं, दोज फेलोज यानी वो लोग, कौन से लोग, बाहर वाले, आउट देयर जो वहां बाहर है, विल हैव द राइट, उनके पास ये अधिकार होगा, टू से कहने का, टू यू, तुम्हें ये कहने का अधिकार उनके पास होगा। क्या होगा, हाउ इज इट, ये कैसे हुआ, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि आप तो दिखावा करते हो कि हम क्या है, फ्रेंचमैन है। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज, और ना तो तुम अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो, स्पीक यानी बोलना, और राइट यानी लिखना, और ना ही तुम अपनी लैंग्वेज को लिख सकते हो। तो टीचर एम हेमल क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि जो ये गलती तुम्हारे अकेले की नहीं है, कि अल्सास के लोगों के साथ ही ये प्रॉब्लम है। ये अल्सास के लोग क्या करते हैं, जो सीखना है, जो कोई भी काम करना है, वो कल पे छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों ने फ्रेंच नहीं सीखी, और अब उन लोगों को ये अधिकार मिल गया, ये राइट मिल गया कहने का बाहर के लोगों को। वो आके क्या कहेंगे कि देखो तुम प्रिटेंड तो करते हो कि तुम फ्रांस के लोग हो, फ्रेंच हो, लेकिन वास्तव में तुम्हें तुम्हारी खुद की लैंग्वेज फ्रेंच न लिखनी आती है, न ही बोलनी आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। तो एम हेमल आगे कहते हैं कि पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो, मतलब तुम ही सबके लिए जिम्मेदार नहीं हो। वी हैव ऑल अ
ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ। रिप्रोच का मतलब होता है टू ब्लेम, टू रिप्रोच यानी टू ब्लेम। तो ये कहते हैं कि तुम ही जो है इसके लिए केवल जिम्मेदार नहीं हो, सबसे खराब तुम ही नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच, कि बहुत हद तक, ग्रेट डील यानी बहुत हद तक, हम सभी जो है इसके दोषी है। हम सब जो है इसके लिए हम सब के ऊपर ब्लेम आता है, दोषी हम सब है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स जो है योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस। एंक्सियस का मतलब क्या है? चिंतित, वरीड, है ना। सिनोनिम क्या लिख सकते हैं हम? वरीड। हिंदी में क्या कहेंगे? चिंतित। तो एम हेमल कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है क्योंकि वो तुम्हारे सीखने को लेकर के चिंतित नहीं थे। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, कि उन्होंने भी क्या किया, तुम्हें प्रेफरेंस किसको दी? उन्होंने प्रायोरिटी, प्राथमिकता किसको दी? उन्होंने कि तुम थोड़ा खेत पे काम कर लो या मिल के वहां मिल्स में काम कर लो ताकि थोड़ा बहुत पैसा और कमाया जा सके। तो उन्होंने भी तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि अगर तुम कहीं खेत में थोड़ा उनकी हेल्प कर दोगे या मिल्स में कहीं काम कर दोगे तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड आगे कहते और मैंने क्या किया? आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, कि मुझे भी जो है, मैं भी इसके लिए खुद को दोषी ठहराता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय लर्निंग योर लेसन्स। तो क्या मैंने तुम्हें, ऑफन यानी प्राय, क्या प्राय मैंने तुम्हें अपने पौधों को, जो फूल है जो, उनको पानी देने के लिए नहीं भेजा, बजाय कि तुम्हें पाठ सिखाने के? कि तुम जो पढ़ रहे होते हो तो टीचर एम हेमल कह रहे हैं कि मेरी भी गलती है, मैंने भी तुम्हें किसके लिए भेजा? प्राय मैं तुम्हें भी भेज देता था कि मेरे फूलों को पानी दे के आओ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की? है ना, हॉलीडे मतलब अवकाश, छुट्टी। तो एम हेमल क्या कहना चाह रहे हैं? एम हेमल कह रहे हैं कि फ्रेंच जो नहीं सीख पाया है उसके लिए जिम्मेदार उसके पेरेंट्स भी है और साथ साथ वो खुद भी उसके लिए दोषी है। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. और उसके बाद एक से चीज से दूसरी चीज तक एम हेमल जो है बातें करते रही। किसके बारे में? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, ये कहते हुए कि ये जो है सबसे, दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर भाषा है। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, भाषा थी। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज्यादा तार्किक। दैट वी मस्ट, क्लियरेस्ट यानी सबसे स्पष्ट और लॉजिकल यानी तर्कसंगत। दैट वी मस्ट गार्ड इट, तो हमें इसकी क्या करनी चाहिए? गार्ड इट यानी सुरक्षा करनी चाहिए, इसको बचाना चाहिए। अमंग अस, हमारे बीच में, मतलब इस लैंग्वेज का हमें यूज करना चाहिए, बोलना चाहिए, सीखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इस लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड मतलब बंधी बनाना, तो जब जो है लोगों को क्या बनाया जाता है? लोगों को बंधक बनाया जाता है, बंधी बनाया जाता है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, प्रिजन यानी जेल। तो जब तक उनके, वो जो है उनकी पकड़ जितनी ज्यादा अपनी लैंग्वेज पे, अपनी भाषा पे है, तब तक जो है ऐसा है कि उनके पास उनकी जेल की चाबी है। मतलब कहने का ये मतलब है कि अब जब आपको बाहर के लोगों के द्वारा एनस्लेव्ड किया जाता है, बंधी बना दिया जाता है, बंधक बना दिया जाता है, तो यदि आप अपनी भाषा पे आपकी पकड़ है तो आप ऐसा मान लो कि जैसे आपके पास अपनी जेल को
जेल से छूट जाने के लिए आपके पास उसकी चाबी है। मतलब आप बंधन से मुक्त हो सकते हैं यदि आप अपनी भाषा को सीखते हैं, क्योंकि उससे आप आपस में इंटरेक्शन करेंगे, ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे तो उसका कोई उपाय निकलेगा। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन। और उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताने के बाद उन्होंने क्या किया, ग्रामर की बुक खोली और हमारे पाठ पढ़े। एंड रीड अस आर लेसन। आई वॉज अमेज्ड। अमेज्ड मतलब, अमेज्ड यानी सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होना। मैं क्या था, आश्चर्यचकित था। टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, ये देख करके कि मैं कितना अच्छे से समझ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी। जो भी टीचर कह रहे थे, एम हेमल जो भी कह रहे थे, वो सब सीम यानी प्रतीत होना। कैसा प्रतीत हो रहा था, सो इजी, बहुत इजी प्रतीत हो रहा था। तो फ्रेंच कहते हैं कि टीचर जो पढ़ा रहे थे, एम हेमल जो अब पढ़ा रहे थे ग्रामर के लेसन, तो वो जितना भी सिखा रहे थे वो बहुत इजी लग रहा था। सो इजी, बहुत सरल। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। और मैंने यह भी सोचा, आई थिंक टू मतलब यह भी सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि इतना ध्यान से तो मैंने कभी सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो। और साथ ही साथ ये भी सोचा कि उन्होंने भी इतना अच्छे से एक्सप्लेन यानी स्पष्ट करना प्रत्येक चीज को विथ सो मच पेशेंस। पेशेंस यानी धैर्य। तो फ्रेंच कह रहे हैं कि मुझे ये फील हुआ, ऐसा सोचा मैंने कि इतना ध्यान से ऐसा लगा जैसे मैंने कभी सुना ही नहीं। और ये भी मैंने सोचा कि टीचर ने भी इतना धैर्य के साथ, इतने पेशेंस के साथ कभी नियमों को इतना अच्छे से नहीं बताया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि एज इफ, जैसे कि ये द पुअर मैन किसके लिए है, एम हेमल के लिए, टीचर के लिए, कि ये बेचारा आदमी जो है चाहता था गिव अस, हमें देना, ऑल ही न्यू, जितना भी वो जानता था, मतलब पढ़ाई को लेकर के वो जितना भी नॉलेज था उनके पास, बिफोर गोइंग अवे, कि यहाँ से जाने से पहले। ऐसा लग रहा था वो इतने पेशेंस से और इतना अच्छा समझा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति जो है जाने से पहले जितना भी इसको नॉलेज है, जितना भी ये जानते हैं, वो सब ज्ञान हमें देना चाहते हैं। And to put it all into our heads at one stroke. At one stroke मतलब एक ही बार में। तो और वो सारा जो ज्ञान उनके पास है वो एक ही बार में सारे हमारे सिर में डालना चाहते हैं, मतलब हमें समझाना चाहते हैं। जितना भी नॉलेज है उनको वो एक ही स्ट्रोक में, एक ही बार में हमें सारा वो देना चाहते हैं, ऐसा इनको लगा। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद कौन से लेसन हुए, राइटिंग के, लेखन का अभ्यास हुआ। What that day M Hamel had new copies for us। और उस दिन एम हेमल जो है हमारे लिए नई कॉपीज लेके आए। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सास। और उन कॉपियों के ऊपर सुंदर गोल अक्षरों में, घुमावदार अक्षरों में लिखा था फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स। तो वो छोटी कॉपियां जो नई कॉपीज लाए थे बच्चों के लिए एम हेमल, वो कैसी लग रही थी, छोटे फ्लैग की तरह। फ्लैग्स यानी झंडे। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और जो कि एक तो कॉपियां लाए थे छोटी जिनके ऊपर फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था। इसके अलावा जो है हर जगह स्कूल के रूम के अंदर जो है फ्लोट कर रहे थे, लहरा रहे थे छोटे झंडे। तो वो कॉपियां भी उनके जैसे लग रही थी। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। कि हमारी डेस्क के जो है टॉप पे एक छड़ी लगी हुई थी, उस छड़ी से चारों तरफ जो ऐसे छोटे छोटे फ्लेक्स लगे हुए थे। यू ऑट टू, तो वो कॉपीज भी उन फ्लेक्स की तरह दिख रही थी, वो भी छोटी थी, ये कहने का मतलब है। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। कि आपको देखना चाहिए था कि प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार से काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी। कहने का मतलब है बहुत शांति थी और सब लोग अपने काम में लगे हुए थे। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल मात्र एक ही आवाज जो है सुनाई दे रही थी। कौन सी आवाज, कि सब लोग इतना जो है
अपने काम में बिजी थे, इतना अच्छे से अपना काम कर रहे थे, तो केवल मात्र ओनली साउंड, केवल मात्र एक आवाज जो आ रही थी वो किसकी थी? पेन से जब वो पेपर के ऊपर स्क्रैच कर रहे थे, लिख रहे थे या कुछ ड्रॉप कर रहे थे जो भी, तो उसकी ही आवाज सुनाई दे रही थी। once some beetles flew in, एक बार कुछ जो है बीटल्स यानी भौरे जो है वो वहां उड़े मतलब दिखाई दिए उड़ते हुए, बट nobody paid any attention to them, लेकिन किसी ने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, है ना। पेड यानी देना, अटेंशन यानी ध्यान, तो पेड एनी अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान, तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया भौरों के ऊपर। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहां तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं दिया, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं, कोई भौरा देख ले या कोई पक्षी देख ले या कुछ अलग चीज देख ले तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन चीजों से, है ना। उनके लिए सब चीजें जो है बहुत नई होती है, पहली बार हो रही होती है। लेकिन ये कह रहे हैं, फ्रेंच कह रहे हैं कि यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो थे क्लास के अंदर, क्लासरूम के अंदर, उन्होंने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो भी अपने काम को इतना अच्छे से कर रहे थे बिना कुछ कहे। Who worked right on tracing their fish hooks, वो छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, किस पे काम कर रहे थे? ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, मछली पकड़ने के कांटे को ड्रॉ कर रहे थे, बना रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, ऐसा लग रहा था कि वो जो मछली पकड़ने का कांटा जो है उसको बना रहे हैं, वो भी क्या है, जैसे कि वो भी फ्रेंच लैंग्वेज है, मतलब फ्रेंच के प्रति जैसे वो सम्मान बता रहे हैं। 2 ऑन द रूफ द पीजन्स, पीजन्स यानी कबूतर, कूड मतलब गुटरगू की आवाज, कबूतर की आवाज, वेरी लो, तो छत के ऊपर कबूतर है जो वो भी गुटरगू की आवाज बहुत धीरे कर रहे थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, स्वयं ने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, कि क्या वो लोग, कौन लोग, दे किसके लिए, जर्मन्स के लिए, क्या वो लोग जो है अब कबूतरों को भी कहेंगे कि जर्मन में गीत गाओ, कि मतलब बच्चों को तो बच्चों के लिए तो उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि स्कूल में फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी, अब क्या सिखाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, क्योंकि अब अल्सास पे किसका अधिकार है, जर्मन का है, जर्मनी का है, जर्मन लोगों का है। तो ये सोच रहे हैं, छोटा सा फ्रेंच, छोटा बच्चा देखो इतना सोच रहा है, क्या ये लोग, वे लोग, कौन से लोग, जर्मन लोग, क्या ये अब कबूतरों को भी कहेंगे कि आप गुटरगू जो कर रहे हो वो जर्मन में करो, फ्रेंच में नहीं करो। Whenever I looked up from my writing, I saw, कि जब भी मैंने जो है, क्योंकि इनके राइटिंग लेसन्स हो रहे थे ना, तो ये कह रहे हैं कि जब भी मैंने देखा ऊपर की तरफ, लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, मेरे राइटिंग सेशन से लिखते हुए जब भी मैंने जो है ऊपर की तरफ देखा, आई सा एम हेमल को कैसे देखा, सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, मोशनलेस मतलब बिना कुछ हलचल किए, बिल्कुल स्थिर जो है वो अपनी चेयर पे बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और एक चीज से दूसरी चीज को कमरे में देख रहे थे, क्लासरूम में। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, तो ऐसा लग रहा था कि उस छोटे से स्कूल के रूम के अंदर जो भी था, हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जो भी वस्तुएं थी, जो भी चीजें थी, वो कैसी दिख रही है, उन सब को वो अपने माइंड में बिठाना चाह रहे हैं जाने से पहले। फैंसी, फैंसी का मतलब क्या होता है, इमेजिन, कल्पना करना, इसका सिनोनिम आप लिख सकते हो इमेजिन। तो ये कह रहे हैं कि कल्पना करिए, फॉर 40 years, 40 सालों से, he had been there in the same place, कि 40 सालों से वो उस स्कूल में एक ही स्थान पे थे, with his garden outside, बाहर की तरफ उनका गार्डन, the window, खिड़की से बाहर की तरफ, and his class इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी क्लास। तो वो 40 सालों से कंटिन्यू ऐसा कर रहे थे, वो पढ़ा रहे थे, और उनकी क्लासरूम के बाहर खिड़की से जो है उनका गार्डन दिखाई देता था, बाहर गार्डन था, और क्लास के अंदर उनके सामने उनके बच्चे। फ्रंट ऑफ, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसा था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, केवल क्या चेंज हुआ था इतने सालों में कि जो डेस्क और बेंचेस जो थी वो क्या हो गई थी, स्मूथ हो गई थी, चिकनी हो गई थी, बहुत पुरानी थी, कितने सालों की थी, तो उनके कोने जो घिस गए थे तो वो स्मूथ हो गई थी।
द वॉलनट ट्री, और क्या हुआ था इतने सालों में, वॉलनट ट्री जो था, वॉलनट ट्री यानी ट्रीज यानी अखरोट के पेड़, इन द गार्डन जो गार्डन में थे, वर टॉलर वो और लंबे हो गए थे, एंड द होपवाइन, होपवाइन एक प्रकार की क्या है, बेल है, लता, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। तो वो होपवाइन जो थी, जो उन्होंने खुद ने प्लांटेड हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं ने लगाई थी, वो किसके सहारे, खिड़की से होकर के रूफ तक, छत तक चली गई थी। तो इतने सालों से, 40 सालों से वो पढ़ा रहे थे, तो ये चीजें हुई थी। एंड द होप फाइंड दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, ये हो गया, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कि उनका दिल जो है कितना टूटा होगा जब वो इन सबको छोड़ के जाएंगे, तो निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से वो कितने टूट चुके होंगे। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और वो क्लासरूम में नीचे पढ़ा रहे थे, और ऊपर जो है कमरे में उनकी सिस्टर, बहन जो है मूव कर रही थी, क्यों, पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो उनका सामान जो है वो पैक कर रही थी, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, फॉर मतलब क्योंकि, दे किसके लिए, एम हेमल और उनकी सिस्टर, उनको अगले दिन ही उस देश को छोड़ के जाना था, ऐसे उनके लिए ऑर्डर आ चुके थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें करेज था, साहस थी, क्या साहस था, हर पाठ को लास्ट तक सुनने का साहस था, मतलब उनका आखिरी दिन था, फिर भी वो अपने इमोशंस पे अभी तक कंट्रोल किए हुए थे, और वो सब जो बच्चे सुना रहे थे उनमें हिम्मत थी, अभी तक वो आखिरी तक पाठ को सुनने की उनमें हिम्मत थी, साहस था। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारे किस में पाठ हुए, हिस्ट्री पढ़ाई गई, एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बे बी बो बू, तो उन्होंने वर्णमाला जो है उसको चेंट किया, बोला। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, और पीछे जो है कमरे के पीछे जो गांव के लोग बैठे थे ना, वहां पे जो ओल्ड होजर था एक, उसने अपने चश्मे को पहना, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन, और अपनी पोथी जो थी, प्राइमरी बुक जो थी, उसको अपने बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों से पकड़ा, स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम, और बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ वो भी अक्षर को बोलने लगा। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो भी क्या कर रहा था, ओल्ड होजर बच्चों के साथ वर्णमाला बोल रहा था, बा बेबी बू जो भी थी, लेकिन उसके साथ साथ वो क्राइंग, रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी वॉइस जो है ट्रेम्बल्ड मतलब कांप रही थी, विथ इमोशन, किस इमोशंस के कारण, है ना, भावनाओं के कारण। तो वो वर्णमाला तो बोल रहा था, अक्षर तो बोल रहा था ओल्ड होजर, लेकिन उनकी आवाज जो है कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और ये बहुत फनी था, मजाकिया था उनको सुनना, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सभी जो है हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी। हंसना क्यों चाह रहे थे, क्योंकि ओल्ड होजर जो था बहुत बुजुर्ग था, तो जब वो बोलते बोलते रो रहा था तो वो आवाज ऐसे निकल रही थी कि बच्चे छोटे जो है वो उस अजीब सी आवाज को सुन के उनको हंसी भी आ रही थी, लेकिन उनके जो इमोशंस थे उनको ध्यान में रख करके उनको दुख भी हो रहा था। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन, आगे फ्रेंच कहते हैं कि अरे कितना अच्छे से मुझे वो लास्ट लेसन याद है ना, रिमेम्बर यानी याद होना। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी जब ये सारे लेसन्स इनके चल रहे थे, तभी एकदम से चर्च की जो घड़ी है उसमें 12 बजे। देन द एंजिलस मतलब चर्च के अंदर, रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर जो घंटा होता है उसको एंजिलस बोलते हैं। तो दोपहर के समय जब उनकी प्रेयर होती है उस समय वो एंजिलस बजता है, घंटा बजता है। तो जैसे पहले चर्च की घड़ी बजी, उसके बाद जो है एंजिलस चर्च का घंटा बजा। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, और उसी क्षण जो है ट्रम्पेट्स मतलब तुरही जो है, प्रशियंस सैनिकों की जो तुरही है वो बजी। उसका मीनिंग क्या था, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, प्रशियन जो सोल्जर है वो अपने ड्रिल से, अभ्यास से लौट रहे थे।
साउंडेड अंडर आर विंडोज, तो ये सारी आवाजें फ्रेंच कहते हैं कि हमें हमारी खिड़कियों से सुनाई दी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हुए। वेरी पेल मतलब बहुत उदास, यहाँ पे पेल का मतलब है उदास। इन हिज चेयर, जब वो अपनी चेयर से खड़े हुए तो बहुत ही उदास थे वो। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, तो मैंने उनको कभी इतना टॉल, इतना लंबा नहीं देखा। तो इसका जो है ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है पहले बोर्ड एग्जाम में कि इसका क्या मीनिंग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लंबे एकदम से ज्यादा उनकी हाइट लंबी हो गई, ये ऑप्शन भी था उसमें। इसका मीनिंग ये है कि वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि उनको फ्रेंच लैंग्वेज आती थी, है ना। और आज फ्रेंच को भी ये रियलाइज हुआ, उस छोटे बच्चे को भी रियलाइज हुआ कि ये कितने अच्छे टीचर हैं हमारे और इनको कितना प्राउड है अपनी लैंग्वेज को लेकर के, अपनी कंट्री को लेकर के कितना रेस्पेक्ट है। माई फ्रेंड्स सेड ही किसके लिए? एम हेमल के लिए। एम हेमल ने कहा मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, कि मैं, लेकिन कुछ था जिसने उनको चौक कर दिया, मतलब उनके गले को अवरुद्ध कर दिया। वो कहना चाह रहे थे हमसे कुछ लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब वो क्या हो चुके थे, इमोशनल हो चुके थे। इतनी देर तक तो वो अपने इमोशंस को रोके हुए थे, लेकिन अब वो बोल नहीं पा रहे थे। ही could not go on, वो आगे नहीं बोल सके, आगे नहीं बढ़ सके। Then he turned to the blackboard, और उसके बाद वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े। Took a piece of chalk, एक चौक का टुकड़ा लिया। And bearing on with all his might, might मतलब strength, ताकत है ना, इसका सिनोनिम लिख सकते हैं हम strength। He wrote as large as he could, तो उन्होंने क्या किया, ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े, चौक का एक पीस लिया, टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत जुटा करके उन्होंने जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। विवा ला फ्रांस मतलब फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड मतलब झुकना। उसके बाद वो रुके और झुके। हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसके बाद लिखने के बाद वो रुक गए और दीवार के अगेंस्ट, दीवार के जो है अगेंस्ट में अपना सिर सटा दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द, ही मेड अ जेस्चर, जेस्चर यानी इशारा किया उन्होंने, टू अस विथ हिज हैंड, अपने हाथ से इशारा किया, मतलब सिर तो इधर सटा दिया दीवार पे और पीछे हाथ से इशारा किया बच्चों की तरफ। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कि आपकी स्कूल जो है वो डिसमिस हो चुकी है, मतलब पूरी हो चुकी है, आप जा सकते हैं। तो ये अपना चैप्टर था बच्चों। इसमें जो ये साइड में क्वेश्चन है, थिंक एज यू रीड, पहले भी 3 क्वेश्चन आए थे, 2 ये भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको मैं बाद में एक वीडियो में हम इनको भी क्लियर करेंगे, तो पूरा वीडियो आप अच्छे से देखना। कोई क्वेश्चन हो, आपको पूछना हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।